एक बार फिर से आप लोगों को द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर मैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी की सीरीज शुरू किया था, उसमें यह मेरी 16वीं लेक्चर है, जिसमें 4 यूनिट में से 4th यूनिट का यह पहला लेक्चर होगा। ये आप एक बार ये स्लोगन वाक्य देखिएगा, स्टेटमेंट देखिएगा, आपके जीवन को खुशहाल बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा और बहुत अच्छी तरीके से हर विषय वस्तुओं को समझाने का प्रयास करेगा। अब आज शुरू करते हैं कि इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ाना है। ये मेरा बेसिक परिचय है, ठीक है। ये हमारी पुस्तकें लगभग 1 से 2 महीने के अंतर्गत सभी आ जाएंगी, जिसमें से ये सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत सेमेस्टर 3 के लिए बनाई गई है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छी किताब होगी। ये दर्शन शास्त्र की समस्याएं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फिलॉसफी के बेसिक चीजें समझने के लिए बेस्ट होंगी। ये सारी की सारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बनाई जा रही हैं। अब हम शुरू करेंगे कि अगली लेक्चर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, यूनिट 4 है। यूनिट 4 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत की इंडिकेटर्स पूछा है। ये टॉपिक पूरा का पूरा, यानी 4th यूनिट आप देखेंगे, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इकोनॉमिक्स का पार्ट है, यानी सोशल इकोनॉमिक्स पर आधारित है, जहां पर इंडिया लेवल पर एंड वर्ल्ड लेवल पर क्या क्या चीजें हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, एसडीजी क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हैप्पीनेस इंडेक्स एंड व्हाट इज द रिलेशन between SDG on the basis of world level and India level. Both are we have justify all dimensions to related of SDI and SDG. ठीक है, तो इन चीजों के अंतर्गत हमें हैप्पीनेस इंडेक्स भी पढ़ना है और हैप्पीनेस इंडेक्स के अंतर्गत इंडिया एंड ग्लोबल लेवल पे पढ़ना है। कौन कौन सी की इंडिकेटर से उन विषय वस्तुओं पर बात करना है। भारत की रैंकिंग डे बाय डे गिर रही है हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो उसके पीछे रीजन क्या है। डेवलपिंग कंट्री में जो बाल्कन कंट्री है, उनकी जो हैप्पीनेस इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनका रीजन क्या है। और जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्री है, उनमें कम होने के पीछे क्या रीजन है। हम सारे डायमेंशन पर चर्चा करेंगे और हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन सी डायमेंशन थे, क्या चीजें थे और कौन सा देश इस हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत किया था, जिसे ग्रॉस हैप्पीनेस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के रूप में पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया। हम सारे डायमेंशन पर बात करेंगे, किस तरीके से इस पर यदि सेमेस्टर में एग्जाम में आता है क्या क्वेश्चन बनेंगे और कैसे हम उसके आंसर फॉर्मुलेट करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं, उसके बाद हम उसकी पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो एक फॉर्मेट पर मैं बताना आप लोगों को सिखाने का प्रयास करता हूं कि किस तरीके के किसी भी क्वेश्चन का आंसर फॉर्मुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यदि क्वेश्चन आता है एचडीआई से, ह्यूमन डेवलपमेंट हैप्पीनेस डेवलपमेंट इंडेक्स के रूप में, तो हम कैसे लिखेंगे एचडीआई के रूप में। तो पहले जो हम लिखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग लिखेंगे। दूसरा डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। तीसरा बेसिक कैरेक्टर क्या है। इससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर लिखेंगे, कि क्या चीजें हैं, जिसे हिंदी में हम प्रस्तावना कहते हैं, उस पर हम जानेंगे। उसके बाद बेसिक कैरेक्टर क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद बची खुची कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग, फिर वर्ल्ड की रैंकिंग क्या है और क्या क्या फैक्टर है
उसके फैक्टर क्या क्या हैं, उस पर हम बात करेंगे। लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं और कंक्लूजन में किन किन चीज़ों का चर्चा करते हैं। हम शुरू से ही आप लोगों को एक फॉर्मेट के तहत समझाते आए हैं कि पहले हम किसी भी क्वेश्चन के ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं, दूसरा हमारा क्या ओपिनियन है, हम क्या सोचते हैं उस विषय वस्तु पर, उस चीज को जिक्र करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, और आखिर मॉडर्न इम्पोर्टेंट लास्ट में क्या है इस चीज का, कि मॉडर्न इम्पोर्टेंस इस चीजों को बनाने के पीछे क्या है, तो उस विषय वस्तुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो ये आपका पूरा ओवरऑल फॉर्मेट हो गया जिसके तहत हम काम करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। एक आपको पीडीएफ भी मिलेगा, पूरी की पूरी पीपीटी के माध्यम से हर चीजों को बताते चलूंगा, एक्सप्लेन करते चलूंगा। जहाँ पे जरूरत लगेगी कुछ टेक्निकल टर्म होंगे उसको एक स्लाइड के माध्यम से लिखकर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हम आगे देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है। जीएनएच ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, जीएनएचआई क्या है, ठीक है। इसकी देखिए, इज अ सिंगल नंबर ऑफ इंडेक्स डेवलप 33 इंडिकेटर्स होते हैं। इसमें 33 इंडिकेटर्स होते हैं जिसके आधार पर यह श्रृंखला तैयार की जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे और ये देखिए 33 इंडिकेटर्स है, 33 इंडिकेटर्स है। इसको 9 डोमेन्स के रूप में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब किस मेथड से इसको कैलकुलेट किया जाता है। जीएनएचआई इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड अपॉन द रिवर्स मल्टी डायमेंशनल मेथोडोलॉजी नोन एज अल्कारिक फोस्टर मेथड। इस मेथड को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है द कंसेप्ट ऑफ जीएनएचआई एज ऑफन बी एक्सप्लेन इट्स फोर पिलर्स। इसमें 4 पिलर्स क्या है उसकी आगे हम चर्चा करेंगे। गुड गवर्नेंस होगा, सोशल रिफॉर्म होगा, इन चीजों पर बात करेंगे। यहाँ पर देखिए गुड गवर्नेंस है, सस्टेनेबल सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, कल्चरल प्रिवेंशन है एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की चीजें हैं। आज प्राकृतिक चीजें, इन्वायरमेंटल चीजें बहुत बड़ी जटिल समस्या बन चुकी है और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से यह सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। तो हम इस 4 पिलर्स पर भी बात करेंगे। देयर आर 4 पिलर्स हैव बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 9 डोमेन्स: साइकोलॉजिकल डोमेन्स, वेल बीइंग, हेल्थ, एजुकेशन, टाइम, कल्चरल डाइवर्सिटी। इन चीजों पर हम बात करेंगे आगे एक एक, और किस तरीके से हमें आंसर फॉर्मुलेट करना है उन पर भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है हैप्पीनेस इंडेक्स ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम भूटानीज, यानी भूटान देश के वहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपने स्टेट में शुरू किया था और वो इतना अच्छा था कि पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट की, ठीक है। 2009 के समय में इसको भूटान नरेश ने शुरुआत किया था, जिसको 2011 के बाद पूरे यूएनओ ने इसको एक्सेप्टेंस के बाद पूरी दुनिया में लगभग 150 देशों के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। क्या क्या चीजें हैं उसके सारे डायमेंशन से करेंगे। हमारी इंडिया की 2023 की रैंकिंग क्या है, ये टॉपिक आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पीनेस के तहत यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसे एसएससी जितने भी एग्जाम है ग्रुप सी ए बी के, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सभी लोग एक बार इसको देखें, समझने का प्रयास करें, ठीक है। हम देखेंगे कि जो इंडेक्स होता है बेस्ड ऑन मल्टीपल मेजरेबल फैक्टर रेंज ऑफ 0 to 200 के रैंक में के आधार पर आधारित होता है। नेक्स्ट चीजें क्या है, कंसेप्ट ऑफ, देखिए ग्रॉस नेशनल इंडेक्स कंसेप्ट देखें तो मैंने अभी बताया कि ये भूटान के द्वारा निर्धारित हुआ। इसमें 2-3 टर्मिनोलॉजी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। पहला क्या है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, समटाइम्स आल्सो कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस,
यानी जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसे कई उपनामों से जाना जाता है। कभी कभी इसे लोग ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भी कहते हैं, कभी कभी ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस भी कहते हैं, एक प्रकार से क्या है, HDI के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो कंसेप्ट आया था वो भूटान के राजा थे, भूटान देश के आधार पर आया था। इसका जो फिलोसॉफिकल डायमेंशन है, आइडियोलॉजिकल डायमेंशन है, वह भूटान नरेश द्वारा दिया गया है। तो हम इसके अंतर तक देखते हैं। द फेज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वाज फर्स्ट कंसाइंड बाय फोर्थ किंग, देखिए मैंने बोला ना, भूटान किंग जोंग सिंह वोंगसे के 1972 में भूटान में शुरू किया था, लेकिन लागू बाद में किया गया है। वो सारे फेज है, हिस्टोरिकल फेज है। 90 when he declare gross national happiness is more important ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी GDP से अधिक ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। द कंसेप्ट इंप्लाइज दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स नेशन of the progress and give equal importance to non-economic except well-being. It's included an index which used to measure the collective happiness well-being. अभी हमने पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ा कि what is the relation between हैप्पीनेस, दूसरा था SWB, उसके बाद कल्चर। क्या क्या रिलेशन है, हम तीनों को पढ़े और तीनों में देखे कि एक प्रकार से इंटरनल सॉफ्ट पावर होता है मनुष्य की, जो किसी भी चीज का जस्टिफाई करने का काम करता है और उसी के आधार पर GNSI का जस्टिफिकेशन किया जाता है। तो हम इन विषय वस्तुओं को ही देख रहे थे, ठीक है। देखिए, जिसमें कल्चरल एक्टिविटी, साइकोलॉजिकल वेलबींग, हमने उस दिन बताया था कि SWB सब्जेक्टिव वेलबींग के दो पार्ट हैं, ठीक है। एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा होता है, इकोनॉमिक चीजों का, जिसको हैप्पीनेस में शामिल किया जाता है। जबकि दूसरा होता है हेडोनिक के रूप में, एक्सटर्नल यानी पर्सनल हैप्पीनेस। एक होता है इंटरनल हैप्पीनेस और दूसरा होता है एक्सटर्नल हैप्पीनेस। जो वेस्टर्न कल्चर के आधार पर है उसको कहते हैं एक्सटर्नल हैप्पीनेस। जो इंडियन के कल्चर के आधार पर है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल हैप्पीनेस। तो इन विषय वस्तुओं की बात की जाएगी आगे। हम इस विषय वस्तुओं के अंतर्गत अन्य आयाम देखेंगे कि GNHI इंडेक्स को कौन कौन से डोमेन है जिसके आधार पर यह काउंट किया जाता है। तो आप देखेंगे इसके अंदर साइकोलॉजिकल वेलबींग, इसको मैंने हैप्पीनेस इंडेक्स के अंतर्गत, हैप्पीनेस इंडेक्स के अंतर्गत के साथ साथ व्हाट डिफिनीशन में, डायमेंशन में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा SWB के साथ। और बेसिक रूप से एक सामान्य मनुष्य को क्या चाहिए, बेसिक रूप से बिजली, पानी, सड़क, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य रहे, अच्छी मतलब बेसिक नीड पूरी हो जाए तो ऑटोमेटिक गुड गवर्नेंस अच्छा हो, पॉलिटिकल कनेक्टिविटी अच्छी हो। तो इसके आधार पर इन विषय वस्तुओं को काउंट किया जाता है। अब इसमें देखिएगा कौन कौन से हेल्थ है। वह हमेशा कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। तो हमें कोशिश यही करना है कि हमें फिजिकल रूप से और मेंटल दोनों रूप से हमें क्या रहना है, फिट रहना है। तभी हमारी जो सोचने की कैपेसिटी होगी, कार्य करने की प्रणाली होगी, बेस्ट होगी। और इंडिया के अंतर्गत आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बहुत बड़ी आबादी कुपोषण की शिकार है, जहां बेसिक खान पान की चीजें नहीं मिल पाती। तो आज भारत सरकार को एक बार फिर से
सोचने की आवश्यकता है कि बढ़ती जनसंख्या को कैसे नियंत्रण किया जाए, और जो जनसंख्या है उस पर किस तरीके से हम उसके हर विषय वस्तुओं को सुविधा प्रदान करें, स्वास्थ्य की चीजें प्रदान करें, शिक्षा, बेसिक नीड की शिक्षा को प्रदान करें। यही सारी चीजें हमें सही डायमेंशन को दिखाती है। और कहा जाता है कि शिक्षा, बाबा साहब अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो संपूर्ण समाज को बदल के रखती है। तो हर व्यक्ति को बेसिक नीड की शिक्षा होनी चाहिए। भारत में साक्षर होना की जो परिभाषा है बहुत ही निकृष्ट है कि जो व्यक्ति एक भाषा को लिख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, वो साक्षर है। अरे कैसे साक्षर है? क्लास 8 तक के बच्चे को ये चीजें आ जाती है तो क्या वो साक्षर होगी? साक्षरता के पैमाने को सुधारना होगा हम, उसके लिए एजुकेशन मेथड को सुधारने की जरूरत है। जो भी नेशनल लेवल पर एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको बैकग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, तभी जाकर यथार्थता में कोई वस्तु ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होगी। यही वजह है कि डे बाय डे जो इंडिया की रैंकिंग है हैप्पीनेस इंडेक्स में गिर रही है। तो कोशिश हमें क्या करना है, इसको बढ़ाना है। टाइम यूज भारत में इस पर तो बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ लंबा लंबा लोग बेला आदमी पड़े हुए हैं। इंडिया में कहते हैं कि डॉक्टर की कमी नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति से किसी से पूछो कि देखो मुझे ये परेशानी है, 10 इलाज तो बता ही देगा। दूसरा कहते हैं कि यहाँ लोग फ्रस्ट्रेटेड है। यहाँ हर व्यक्ति फिलासफर है, हर व्यक्ति गुरु है। जिससे पूछे यार मुझे ये समस्या है, 10 ठो उपदेश दे देगा। पता चलेगा कि दूसरे दिन तुम जिसे गंवार समझते तो कहोगे बाबा आप पैर नीचे कीजिए, पैर आपका आगे बढ़ाइए, हम आपको नमन करते हैं। आपसे अज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ फिलासफर हर घर में है, हर व्यक्ति में फिलासफर है, हर व्यक्ति में भगवान बुद्ध है, और दूसरा हर डॉक्टर है। यहाँ पे मतलब आदमी को नहीं कहते हैं कि फालतू काम के न काज के दुश्मन अनाज के। तो यहाँ बहुत लोग खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए। जिंदगी में कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी 24 घंटे का 10% से लेकर 20% यूटिलाइज कर लिए, वो जीवन निर्वहन करने की बेस्ट स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ पर ऐसे महान लोग पड़े हुए हैं कि दिन भर रील फेसबुक चलाने पे लगे हुए, सोशल मीडिया में लिखे हुए। वो आज का युवा सबसे अधिक बर्बाद केवल सोशल विश्वविद्यालय के चक्कर में हो रहा है। अनपढ़, कुपढ़, और इसको इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए विशेष पात्रता ये होती है कि एक 4-5 हजार की मोबाइल ले लीजिए और एक जियो का सिम ले लीजिए जो सस्ता में मिल जाता है, और 200-300 का रिचार्ज करवा लीजिए और लगे रहिए दिन भर भगाने में। दूसरे की रील देख के आप भिखारी हो रहे हैं और दूसरे लोग आबाद हो रहे हैं। तो कृपया बाहरी दुनिया से आंतरिक दुनिया की तरफ बढ़िए और समय का सही यूटिलाइज कीजिए और जीवन को सही तरीके से कीजिए। कल्चरल डाइवर्सिटी, भारत में कल्चरल डाइवर्सिटी तो इतनी है कि एक बात कही जाती है, अब ये थोड़ी सी लोकल कहावत है, लेकिन कहावतें किसी विषय वस्तु को देखते हुए बनाई जाती है और एकदम सटीक है कि कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी। यानी भारत में इतनी डाइवर्सिटी है कि हर 3 कोस पर, हर 10-12 किलोमीटर पर ऑटोमेटिक लोगों की भाषा बदल जाती है, बोलने की स्टाइल बदल जाती है, बोलने का खान पान बदल जाता है। ठीक है, सब कुछ बदलता है। इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इंडियन कल्चर का एक डोमेन जो पूरी तरीके से इंडिकेट करता है
वह है इंडियन कल्चर की मूल आत्मा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। वसुधैव कुटुंबकम की भावना में पूरी इंडियन कल्चर की आत्मा निहित है। इतनी डाइवर्सिटी के, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात, सब में डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हम क्या है, हिंदुस्तानी है। 100 में 90 बेईमान, फिर भी हमारा देश है महान। ये जो भाव है, हमें बहुत सी डाइवर्सिटी आती है, लेकिन फिर भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना में यूनिटी है। ये बात सही है कि वर्तमान प्रासंगिकता में जिस तरीके से पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर हर विषय वस्तुओं को मैनिपुलेट किया जा रहा है, जरूरत है हमें उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की, और उसके लिए हमें ऑथेंटिक डाटा की जरूरत है, तब जाके सुधार होगा। गुड गवर्नेंस यानी पॉलिटिकल कनेक्टिविटी अच्छी होगी, पॉलिटिकल एक्टिविटी स्ट्रांग होगी, पॉलिटिकल लोगों में मतलब पार्लियामेंट से लेकर स्टेट लेवल पर हमारे यहाँ ट्रिपल पॉलिटिकल स्तर दिखता है, सेंटर लेवल पर, स्टेट लेवल पर, गांव के लेवल पर। यदि तीनों स्तर पर पॉलिटिकल कनेक्टिविटी जो गांधी की देश की है, जहां साधन और साध्य की पवित्रता की बात की जाती है, उसको सही तरीके से करे, तो वो दिन दूर नहीं आएगा जब एक बार फिर से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और सुधार हो। ठीक है, उसके बाद इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, लिविंग स्टैंडर्ड है, इन विषय वस्तुओं को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या चीजें हैं, ये कुछ GNHI के इंडिकेटर्स हैं जो वहां पर दिखाए, उसको एक फिगर के माध्यम से मैंने इसको लगा दिया है। आप लोग कोशिश करिए कि आंसर जब फॉर्मुलेट करें तो इस इन्वायरमेंटल इन चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना शुरू। लिविंग स्टैंडर्ड कैसे सुधरेगा, तो उसमें लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए किन किन विषय वस्तुओं की जरूरत होती है। क्लास लिविंग स्टैंडर्ड किस तरीके से सुधरेगा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस तरीके से सुधरेगी, कम्युनिटी डाइवर्सिटी किस तरीके से समाप्त होगी। ठीक है, गुड गवर्नेंस में किन किन विषय वस्तुओं को शामिल किया जाएगा, कल्चरल डाइवर्सिटी में यूनिटी कैसे आएगी, उसके बाद एजुकेशन स्तर में किस तरीके से सुधार होगा, लिटरेसी रेट कैसे सुधार होगा, स्कूलिंग शिक्षा किस तरीके से सुधरेगी। इनको यदि लिख देते हैं तो परफेक्ट आंसर बनेगा GNHI का। आप चाहे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तब, आप UPSC के स्टूडेंट हो तब, चाहे स्टेट PCS के हैं, इन चीजों को केवल एक्सप्लेन कर दीजिए 9 डोमेन्स को, जो बेसिक बुलेट पॉइंट के रूप में परफेक्ट आंसर आएगा। किसी चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे आ रहा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो पहले क्या चीजें हैं इसमें, इकोलॉजिकल इशू हमें देखना होगा कि कौन कौन से इकोलॉजिकल इशू है। तो पहला इकोलॉजिकल इशू में हम देखते हैं क्या है कि पेड़ों का कटाना, प्रदूषण का बढ़ना, ठीक है, जो गार्बेज मटेरियल है उनका, इन तीनों पे कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अर्बनाइजेशन वाली इशू को सही करना, ये मेन रूप से इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को परफेक्ट करने का बेसिक आधार है। दूसरा है कम्युनिटी डिस्प्यूट की चीजें। ठीक है, ये टाइम के कम्युनिटी के आधार पर जो कास्टिज्म है, ठीक है, रिलीजन सिस्टम का कॉन्फ्लिक्ट है कि हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है और का धर्म खराब है, ये भावना त्यागना होगा। इस चीज को तभी त्यागा जा सकता है जब हमारे अंदर एजुकेशन की चीजें आए, ज्ञान आए, समझ आए कि जाति धर्म कुछ नहीं होता है। जाति के आज भारत को आजाद हुए 75 साल हो गया, लेकिन आज भी हम जाति में पैदा होते हैं और जाति में ही मर जाते हैं। धर्म की आड़ में ही जाति पनपती है और उसी की आड़ में लेकर पूरा पॉलिटिकल सिस्टम भारत में चल रहा है। लोग उसके
भाव को नहीं समझ रहे हैं। लोगों को इस तरीके से समझा दिया जाता है कि तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म गड़बड़ है, जबकि ये भावना नहीं होना चाहिए। सभी का धर्म को समान रिस्पेक्ट करना है हमें, ठीक है। हमारा धर्म ठीक है, हम अपनी धर्म को चीजें को मानते हैं, और जात जैसी चीजें है ही नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम कुल कर्म विभागस्य। यानी जो जाति धर्म का आधार जन्म से नहीं है, ठीक है, लेकिन वो हमारे गुण और कर्म से निर्धारित होता है। हम क्या है, हमारा टीचर, मैं टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो मेरा काम क्या है, बच्चों को नैतिक रूप से सही शिक्षा देना। जाति धर्म से ऊपर उठकर हर विषय वस्तुओं को देखना ही कम्युनिटी डिस्प्यूट का सबसे बड़ा परिणाम होगा। क्योंकि ये नहीं कि हम ब्राह्मण हैं तो हमारा खून पवित्र होगा, हम वैसे हैं तो नहीं होगा। हम दोनों का, सभी का खून काटोगे तो लाल ही हो। जब भगवान ने बनाते समय भेद नहीं किया तो हम क्यों भेद करें, और हम करने वाले क्यों भेद हैं। ये बहुत बड़ा भारतीय समाज के लिए दर्द रहा। यही भारतीय समाज का दर्द ही धर्म के आधार पर दूसरे धर्मों को पनपने का आधार बना। आज पॉलिटिकल कनेक्टिविटी इसी धर्मों की आड़ में पनप रही है, और ये बांट कर ही राज करते हैं। अंग्रेज थे फूट डालो राज करो की नीति अपनाए धर्म के आधार पर, ये लोग जाति के आधार पर बांट कर राज करते हैं। इन विषय वस्तुओं को समझना है, ठीक है, तो जीना चाहिए। इसी वजह से हमारे अंदर देश में हैप्पीनेस इंडेक्स गिरा हुआ है। एजुकेशन की तरफ देखें तो एजुकेशन में लिटरेसी रेट को सुधारना होगा। लिटरेसी की जो साक्षरता की परिभाषा है उसे सही करना होगा। एजुकेशन से सिस्टम प्रैक्टिकल वे में बनाना होगा, ठीक है, इथिकल वे में बनाना होगा, तब जाके सुधार होगा। दूसरी स्कूलिंग शिक्षा, हम लोग क्लास 10th तक क्या पढ़ते हैं हमको पता ही नहीं चली। A+B का होल स्क्वायर आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि इसका व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग। तो ऐसे शिक्षा क्यों पढ़े, हम नौकर बनाने के लिए पढ़ रहे थे। तो हमें वैसे रोजगार, वैसी पढ़ाई पढ़ाने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है, जो हमें इथिकल रूप से, रोजगार के रूप से स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, तब जाके लॉजिकल वे में सोचने की तरफ अग्रसर करे, ना कि कुपड़ बनाए। तो इन चीजों पर काम करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर टाइम यूज में दूसरा है, पहला कार्य करना और दूसरा स्लीप करना, सोना। यहाँ ऐसे ऐसे मूर्ख लोग पड़े हुए हैं कि सोने के नाम पे 12-12 घंटे सो रहे हैं गधा बीच, ठीक है। तो ऐसे आलसी लोग भारत में बहुत पड़े हुए हैं। और उपदेश काम, ये काम को, जो इस काम को एक व्यक्ति कर सकता है उसमें 10 लोग लगे हैं मस्ती में कर। काम चोरी को सुधारना होगा, वर्क प्रोडक्टिविटी को सुधारना होगा, तब वो सुधरेगा। जब तक वर्क प्रोडक्टिविटी नहीं सुधरेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सोने का एक मानक है 6 से 8 घंटा सोना है। यहाँ 12-12 घंटे लोग सोने में लगे हुए हैं। गप्पे मारने की पद्धति, फालतू का सोशल मीडिया पर बर्बाद करने की पद्धति है। तो इन चीजों पर हमें नियंत्रण करने की जरूरत है। बिना नियंत्रण के कुछ होने वाला नहीं है। और साइकोलॉजिकल वेल बीइंग की चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में भी बता चुका हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम भूटान की चीजें क्या थी उस पर देखें। 2011 में जो भूटान सरकार ने शुरू किया था उसको यूएनओ ने एक्सेप्ट किया, इस रिजोल्यूशन को, ठीक है, और जनरल असेंबली के द्वारा इसको पास किया गया था, ठीक है, जो जिसमें 68 मेंबर थे, ठीक है, और होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए इसको अपनाया गया। सस्टेनेबल हैप्पीनेस इंडेक्स के तहत ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स इज अ सिंगल नंबर इंडेक्स डेवलप फ्रॉम 33 इंडिकेटर्स कैटेगरी अंडर द 9 डोमेन। मतलब यहाँ पर आपने अभी देखा
कि इसमें 9 डोमेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डोमेन है। लेकिन ये जो कैटेगरी है सबको मिला दिया जाए तो यहाँ पर जो 33 कैटेगरी है यहाँ पर इसमें एक्सप्लेन की गई है, लिखी हुई है। आपको पढ़ना होगा कि कौन कौन सी है, वो पूरा का पूरा है। मैंने उसमें से बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया हूँ, ठीक है। तो आगे की चीज़ें हम थोड़ा सा देखे चलेंगे। अब इसमें किन किन चीज़ों को, द सेंटर ऑफ भूटान स्टडी कंस्ट्रक्टेड जीएनएचए इंडेक्स, ठीक है। मल्टीपल मेथोडोलॉजी बता दो, एल्करी फॉरेस्ट मेथड। इसमें 4 पिलर्स क्या है, गुड गवर्नेंस, सस्टेनेबल सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, कल्चरल प्रिवेंशन, environmental conservation. The 4 pillars have been further classified into 9 domains under the create basic understanding of the GNH reflective holistic GNH value, जिसको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका था। अब इसके अंतर्गत आगे वाली चीजें यही जो 4 पिलर्स है, गुड गवर्नेंस, राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय खुशी के 4 स्तंभ, सुशासन, गुड गवर्नेंस, सतत सामाजिक आर्थिक विकास, संस्कृति का संरक्षण, होलिस्टिक संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण। यानी देखिए पर्यावरण इन्वायरमेंटल शुद्ध होगा तो हम जैसे ही पार्क या नेचुरल ब्यूटी वाली जगहों में जाते हैं तो हमारे जो सोचने का शांत दिमाग होता है वो बहुत आनंदित होता है। तो जरूरत है कि पेड़ पौधों की जो कटान हो रहा है उसको कंट्रोल करके ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, पेड़ पौधे लगाया जाए, रॉ मटेरियल को कम किया जाए, जिससे पर्यावरण शुद्ध रहे, प्रकृति शुद्ध रहेगी तो सब कुछ शुद्ध रहेगा। हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एफिशिएंसी वो बढ़ जाए। एक समय था कि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन 100 वर्ष है, आज लोग 60 वर्ष में टपक जा रहे हैं। तो क्यों 40 वर्ष गड़बड़ हुआ है, हमारे खान पान की वजह से, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंटल चीजों की वजह से। तो आवश्यकता इन चीजों को सुधार करने की है, ठीक है। तो इनके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आगे की चीजों में देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट विल मार्क ऑन 10th एनिवर्सरी विच द ईयर्स, यानी इसकी 10वीं वर्षगांठ पर इसको जारी किया गया है। ग्लोबल हैप्पीनेस रिफ्लेक्टेड विच डेटा फ्रॉम द इंटरनेशनल सर्वे टू शो हाउ पीपुल्स रैंक देयर लिव मोर देन 150 कंट्री। इसमें 150 देश हैं, यूएनओ के द्वारा पास होने के बाद इसे जारी किया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2021-22 की जो पेंडेमिक थी कोरोना का काल, उसको चीज़ों को आधार बनाते हुए बहुत देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। उन विषय वस्तुओं को सुधारने के और देखते हुए इसको बनाया गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की हाईलाइटेड, फिनलैंड नेम द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री 15th मतलब 15वीं साल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हाई। आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मैं वर्ल्ड का मैप बना के थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, मकर रेखा, इसे कर्क रेखा और इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये वर्ल्ड का एक बेसिक चीजें हैं। हम इसमें ये देखेंगे
ये 0 डिग्री पे है, यहाँ पर क्या होता है, इससे 5 डिग्री, इससे 5 डिग्री अपर एंड 5 डिग्री लोअर। यानी ये क्षेत्र हम देखें तो पूरी की पूरी तरीके से यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर लो होता है, जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, बीमारियाँ, मच्छर भी ज़्यादा होते हैं, मतलब कीटाणु ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ बीमारू जोन के रूप में ये जाना जाता है। और इसलिए दुनिया के जितने भ्रष्ट होंगे इसी रेंज में आते हैं। ठीक है, जो भारत की रैंकिंग आती है वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच से आती है, क्योंकि जो इंडिया है वह कर्क रेखा के मध्य से गुजरता है, जिसको याद करने के लिए कि भारत के कौन कौन से स्टेट जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं, उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गमछा झार मित्र पर। ठीक है, गमछा झार मित्र से है। अब यहाँ पर जो है एक और ये आता है रेखा, जिसे 66 डिग्री पर कहा जाता है। इस पर यहीं पर जितने भी खुशहाल देश हैं, ठीक है, बाल्कन कंट्री के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें फिनलैंड, स्वीडन, इन चीज़ों को आता है। वहाँ पर नेचुरल चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है। हैप्पीनेस इंडेक्स का सही होना चाहिए, पॉपुलेशन कम है, एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा है, लिटरेसी रेट हाई है, इन्वायरमेंटल शुद्ध है। इन चीज़ों की वजह से वो हर साल लगभग 15 सालों से लगातार हैप्पीनेस इंडेक्स के पीक पर बने हुए हैं। ठीक है, जबकि ये वाले देश इससे मतलब कर्क रेखा से नीचे और भूमध्य रेखा के पास दुनिया के जितने भ्रष्ट देश हैं इसी बेल्ट में आते हैं। रीजन क्या है कि प्राकृतिक चीजें भी प्रभावित करती हैं, और दूसरी पॉलिटिकल कनेक्टिविटी भी यहाँ बहुत खराब है। सोमालिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये ऐसे देश है जहाँ हर साल भ्रष्टाचार में नंबर 1 ही रहते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कुछ नंबर 1 की रैंकिंग क्या क्या चीजें हो। एक चीज में ये रैंकिंग है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में। देखिए यहाँ पर इंडिया 136 पर है। ठीक है, और जबकि फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड ये नंबर 1 टू नंबर 3 पे हमेशा रहती है। 150 देशों में 146वें नंबर पर अफगानिस्तान है, जहां पर तालिबान ने पूरी तरीके से जिस तरीके से कब्जा किया हुआ है, गुड गवर्नेंस का अभाव है, महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जाता है। तो ये कई फैक्टर है। जब तक सरकार थी वहाँ कुछ सुधार हो रहा था, अब तो एकदम सुधार की गुंजाइश नहीं है। उसीलिए थोड़ा सा हम उसको पीछे वाले को देखेंगे। ठीक है, यानी है ये चीज हम कहें एक और कि जब भी हम ये थोड़ा सा देखें, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जब भी हम इक्वेटर से ऊपर जाते हैं, इक्वेटर से ऊपर जाते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता जाता है, और जब भी हम इक्वेटर की तरफ आते हैं तो हैप्पीनेस इंडेक्स घटता जाता है। ठीक है, इसमें नेचुरल इफेक्ट की भी बहुत बड़ा योगदान आपको देखने को मिल गया। यानी ज्योग्राफिकल डेमोग्राफिकल जो डिविडेंट होते हैं वो भी बहुत बड़ा फैक्टर जस्टिफाई करते हैं इस चीज को इंडिकेट कराने में। तो ये क्या क्या चीजें हैं, हम यहाँ पर कुछ फैक्टर हैं। फैक्टर टू डिटरमाइन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, पहला तो फ्रीडम टू मेक लाइफ डिसीजन, दिस इज एक्सेप्ट रेफर्स टू कंडीशन इन विच वन इज सेटिस्फाइड फ्रीड टू फ्री मेक डिसीजन चॉइस। चाइना जैसे देशों में तो बोलने की एकदम स्वतंत्रता नहीं है। चाइना, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में एकदम चीजें नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर्स है, आप देख लीजिएगा
जितनी बेसिक चीजें थी हम इसके अंतर्गत हर विषय वस्तुओं को हमने एक एक करके फिगर के माध्यम से हर चीजों को इंडिकेट करा दिया, एक्सप्लेन करा दिया। इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा, हम उस पर भी एक बार विचार करके देख लें कि किन चीज़ों को हमने देखा, तो थोड़ी सी आपको यहाँ पर पता चलेगा। ये फॉर्मेट जो हमने बताया था वह पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हुआ। वह कंक्लूजन कैसे लिखेंगे इन चीज़ों को हम बताएं। तो जीएनएचआई को सुधार करने की ज़रूरत है, उसमें गुड गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, इन्वायरमेंटल चीज़ों पर विशेष रूप से काम करने की ज़रूरत है, जिससे समाज में सुधार हो सके और एक बार फिर से उन्नत सोसाइटी का निर्माण हो सके। तो ये इसकी वर्तमान प्रासंगिकता है। आगे की वीडियो श्रृंखला इसी तरीके से चलती रहेगी जब तक आप लोगों का साथ रहेगा। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद जो हिंदी मीडियम के बच्चे हों, जो ब्लाइंड हैं, जो नहीं, जो फिजिकली रूप से नहीं सक्षम है, उन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। तथा इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, बैकग्राउंड में इंग्लिश इसीलिए किया हूँ कि क्लास छूट जाती है तो एक बार वीडियो देखकर रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबकी भला के लिए किए हैं, पवित्र मन से, सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है, ठीक है। तो ताली दोनों हाथ से बजती है, तो एक हाथ से मैंने शुरुआत किया है तो दूसरी हाथ आप भी दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल सके कि ये वीडियो कब आ रही है। इसके अंतर्गत मैं हर चीज़ अब फ्री होगी, जितने दिन ये चलेगी श्रृंखला, इसके अंदर आपको फिलॉसफी, एथिक्स भी मिलेगा, बहुत सी चीजें मिलेगी। जितना ज्ञान है सब दे के जाऊंगा। बस एक ही चीज रहेगी कि इस पवित्र मन से जिस कदम को आगे बढ़ाया हो उसमें आप सहयोग कीजिए और सब तक पहुंचाइए। इसी के साथ आप सभी को थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर करना जरूर करें